आज सारे सब्सक्राइबर्स बंधुओं के लिए हिंदी की क्लास शुरू कर रहा हूँ। बगैर समय को नष्ट किए हुए सीधे ट्रैक पे आते हैं। सीधे ट्रैक पे आने का मतलब जो हमारे नियोजन अधिकारी की मुख्य परीक्षा में सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम उसके वाक्य शुद्धि, वर्तनी शुद्धि हम बात उसकी करेंगे जहाँ व्याकरणात्मक त्रुटि और वर्तनी शुद्धि पर फोकस है सिलेबस में। उसके आधार तत्वों को समझेंगे, आधार तत्वों को जानेंगे। तो उसके लिए जो आज ब्रीफ हमने किया है, पहली क्लास है। और इसी प्रकार जो बच्चे जुड़ेंगे, जो हमसे कोचिंग चाहते हैं, जो गाइड चाहते हैं, वो एक डेमो इसको मान के चलें। तो स्टार्टिंग में हमने जो आज का टॉपिक रखा है, भाषा और हिंदी भाषा। भाषा और हिंदी भाषा। भाषा के प्रति क्या है? मानव के मुख से निकली वे सार्थक ध्वनियां हैं जो दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने का कार्य करती हैं। ठीक है, कार्य करती हैं। इसमें दो शब्द इंपॉर्टेंट है, सार्थक ध्वनियां और दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने का। इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? कम्युनिकेशन। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि भाषा मानव के मुख से निकली हुई एनर्गल ध्वनि नहीं, सार्थक ध्वनियां। जैसे आप डायरेक्ट पढ़ते हैं सीआरपीसी, आईपीसी एविडेंस का, तो एक एक शब्द का इंपॉर्टेंस है। वैसे ही यहाँ हिंदी में भी एक एक शब्द का इंपॉर्टेंस है। अतिरिक्त बातें नहीं कही जा रही है। कहा जा रहा है सार्थक ध्वनियां हैं जो दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने का कार्य करती हैं। सार्थक ध्वनि, जैसे आदमी सो रहा है, कुछ इसका कोई अर्थ अभिप्राय नहीं है, आवाज निकल जाए, तो वो नहीं, उसका कम्युनिकेशन से कोई लेना देना हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आएगा। इसमें ये जो सिलेबस है हिंदी का, जो यूपी, एपीओ और खास करके जे के प्रोस्पेक्टस से हम आपको बता रहे हैं, उसका वास्तव में उपयोग टीजीटी, पीजीटी, आरओ, एआरओ, वनडे एग्जाम, यूपीपीएससी में सामान्य अध्ययन हिंदी के समान रूप में, और यूपी जूनियर डिवीजन में, यूपी एपीओ में और मेंस एग्जाम के बैच में इसका उपयोग है। ठीक है, तो उसके अनुक्रम में आज हम समझेंगे कि हिंदी भाषा का जो सिस्टम है, व्याकरणात्मक भाषा की व्यवस्था, वो व्याकरण किस पे आधारित है। पहला टॉपिक है, पहला चीज मेंशन करने योग्य है, वर्ण व्यवस्था। ध्यान दीजिए, ये क्या है? वर्ण व्यवस्था। दूसरा शब्द व्यवस्था, और तीसरा पद व्यवस्था, और चौथा वाक्य व्यवस्था। ठीक, ये आपके माइंडसेट में जाना चाहिए, क्योंकि इसी पर आपको काम करना है। इस पर काम करना है, शब्द व्यवस्था पर और वाक्य व्यवस्था पर। वर्ण व्यवस्था में क्या है, इसका जो क्लासिफिकेशन करेंगे, तो वर्ण व्यवस्था में है, उसका जो क्लासिफिकेशन है, एक उच्चारण के आधार पर, ठीक, और एक लेखन के आधार पर, वर्ण लिखा कैसे आता है, और एक संयोजन के आधार पर। शब्द की व्यवस्था का क्लासिफिकेशन कैसे है? शब्दों के स्रोत के आधार पर, अरबी है, फारसी है, कहाँ से उद्भव हुआ उनका, संस्कृत है। भेद के आधार पर, इंग्लिश, हिंदी, शब्द शब्द होता है, किसी भाषा का हो। रूप और रचना, संस्कृत में धातु रूप पढ़ा होगा, लकार पढ़ा होगा, तो उसका हिंदी से भी संबंध है।
और रचना, यानी कोई नया शब्द जो हिंदी में आता है, अपभ्रंश से आ जाता है या और चीज़ों से, तो उसका भी शब्द व्यवस्था में उपयोग रचना शब्द भी आएगा। पद व्यवस्था में, वाक्य में, इसमें जो पद व्यवस्था होती है वो वास्तव में वाक्य में जो शब्द होते हैं, जैसे हम, हा और माँ, हा और माँ दो शब्द हैं, लेकिन एक पद बनाने के लिए हम जब से हम शब्द बोलेंगे तो उसका मतलब हुआ कि हम सारे लोगों से कम्युनिकेट करता हुआ एक शब्द उच्चारित कर रहे हैं, लेकिन वो निर्मित किससे है? दो वर्णों से, ह और म, ह म हम। तो ये जो है प्रयुक्त शब्द जो है वो संयोजन से पद और पद के भेदों व रचना से निर्मित होता है। और वाक्य व्यवस्था में आप ध्यान दीजिए, पदों का क्रम ध्यान दिया जाता है। अन्यवती एक चीज है, मतलब उसका आरोह अवरोह कैसे होगा इस पर ध्यान दिया जाता है। पद बंध क्या होगा इसका एक एक करके डिटेल बताऊंगा। उपवाक्य क्या होता है, वाक्य के भेद क्या होते हैं, वाक्य के रूपांतरण क्या होते हैं, और विराम चिन्हों का अध्ययन, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, कामा, सब इसी में 7वें स्टेप पॉइंट पर, टॉपिक पर हम पूरा कवर करेंगे। तो आपको ध्यान देना है, वाक्य व्यवस्था आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वाक्य व्यवस्था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अब हम आएंगे, आज वर्ण व्यवस्था से शुरू करेंगे, लास्ट में वाक्य व्यवस्था पे जाएंगे, 2 या तीसरी क्लास में पहुंच जाएंगे वहां। हम लोग अभी छोटे बच्चे तो हैं नहीं कि छोटी छोटी बात को समझने के लिए घंटों लगेगा। दिमाग का घोड़ा तेजी से दौड़ाना है, ऐसे हिंदी पढ़नी है जैसे लगे कि हम CRPC एविडेंस कॉन्टेक्ट पढ़ रहे हैं। आपका सब्जेक्ट हिंदी मचकल्ले वाला नहीं है, ठीक है? तो आप यहाँ ध्यान दें, वर्णों का उच्चारण जो होता है उसमें जो आवाज निकलती है, यहाँ ध्यान दीजिए, सार्थक ध्वनियां जो ध्वनि निकलती है उसका आधार होता है स्वर, उसका आधार होता है व्यंजन। कैसे? जैसे जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के, क्या ध्यान देना है? बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। फिर से सुनिए, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। व्यंजन इसके उच्चारण में सहायक होते हैं। अब हिंदी में आपको पता है स्वर क्या है, ये बताने की जरूरत है, मैंने लिख दिया है फिर भी, कि जो छोटा आ जो ध्वनि है उनका आधार क्या है? यही छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, जो ये वॉवेल हैं, इसमें री जो शब्द है, ये शुद्ध पूरा री केवल मात्रा स्वर में आता है, नहीं तो री का जो शब्द है इसका उच्चारण सामान्यतया री के रूप में व्यंजनवत भी होता है। प्रयोग री की मात्रा जो नीचे री का मात्रा होता है भी होती है, अतः इसे स्वर में गिन लिया जाता है, अन्यथा इसका प्रयोग जो है री व्यंजनवत होता है। ये क्लियर हुआ। जैसे ऋण, ऋषि, ऋतु, ये शब्द क्या है? ये स्वर के तौर पे थोड़े प्रयोग हो रहे हैं, व्यंजन के तौर पर प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन जो मात्रा री लगती है वो मात्रा स्वर में होने की वजह से, मात्रा कोई भी होगी स्वर को इंडिकेट करेगी, ए आई ओ औ अंग आ, ठीक है? तो उसके वजह से उसको स्वर में गिना जाता है। फिर आप देखें कि अक्सर री के प्रयोग के लिए जो प्रयोग होता है वो तत्सम शब्दों में होता है। ये अंडरलाइन करिए, ये री का जो इस्तेमाल है ये तत्सम शब्दों में होता है। जैसे ऋण, ऋषि, ऋतु, देवनागरी वर्णमाला में अंग और आह को स्वरों के साथ लिखा जाता है, पर वास्तव में अंग अनुस्वार है। अनुस्वार का इंडिकेशन समझिए, पड़ी पाई ऊपर बिंदी, पड़ी पाई ऊपर बिंदी, ये आपसे पूछा जा सकता है।
सिंगल नंबर में जो ऐसे एग्जाम होते हैं जहाँ हिंदी वस्तुनिष्ठ में आता है, वहाँ अनुस्वार का इंडिकेशन पूछा जा सकता है। तो अनुस्वार का इंडिकेशन क्या होता है कि आप एक पड़ीपाई ऊपर बिंदी रखें, ये अंग अनुसार अनुस्वार है और अह विसर्ग है। विसर्ग वास्तव में ये संस्कृत का एक प्रतीक शब्द है, स्वर के बाद ही इनका प्रयोग होता है। जैसे अंक में देखिए, ये पड़ीपाई के ऊपर बिंदी, अंग आया कि नहीं आया, और ये वही तो अंग है। तो अंग का जो प्रयोग है अनुस्वार के रूप में और अह का प्रयोग विसर्ग के रूप में होता है, ये दिमाग में रहे। क्योंकि ये जब निबंध में या कहीं बर्तनी शुद्धि में आप देखेंगे तो इसका ध्यान रखेंगे कहीं गलती यही तो नहीं है। ठीक है, तो इंगित, अतः, प्रातः, प्रायः, जैसे इंगित में देखिए ई के ऊपर बिंदी है, अतः के ऊपर विसर्ग के ऊपर देखिए प्रातः, प्रायः। तो ये शब्द आप जैसे इंग्लिश वर्णमाला में वोकैबुलरी तैयार करते हुए आप हजार दफे प्रयोग करते करते स्वतः जान जाते हैं ना। कभी कभी तो ऐसा होता है व्याकरणात्मक ज्ञान ना भी हो तो भी आपको पता चल जाता है। लेकिन यहाँ आप ध्यान दें तो आपको ये शब्द बार बार प्रयोग करने से केवल आपको प्रयोग करना आता है, उसका मूल वजह व्याकरणात्मक पता नहीं होता। तो आपको यहाँ पता चला कि प्रातः क्या है, वही अह का विसर्ग रूप है जो अतः, प्रातः, प्रायः में प्रयोग है। जबकि विसर्ग का प्रयोग हिंदी में प्रचलित संस्कृत शब्दों में ही होता है। व्यंजन, ये तो रही स्वर की बात। अब व्यंजन में देखिए, जो व्यंजन में है स्पर्श व्यंजन, का वर्ग, चा वर्ग, को, खो, गो, घो, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, ये जो दोनों वर्ग हैं, क वर्ग और च वर्ग, ये समझिए वर्णमाला हम पढ़ रहे हैं। और वर्णमाला में ये जो क और च वर्ग है, इसमें अंगा और इया हिंदी में प्रयोग नहीं है, इसका हिंदी में प्रयोग नहीं है। फिर आइए टा वर्ग और ता वर्ग, टाठा डाढ़ा, तथा दधना, तो इसमें टाठा डाढ़ा, ये डा और भा हिंदी के विकसित व्यंजन है, हिंदी के ऑलरेडी नहीं थे, ये विकसित हुए हैं व्यंजन हैं, ये संस्कृत में नहीं थे। हमें पता है कि हिंदी की उत्पत्ति या किसी सारी भाषाओं की जननी संस्कृत है, तो संस्कृत में जो ये डा ढा प्रयोग है आप नहीं पाएंगे, ये डायरेक्ट हिंदी में आए हैं और हिंदी में ही इनका उपयोग होता है। अंतस्थ व्यंजन, पा वर्ग मतलब पापा बाबा माँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ता वर्ग ताथा दादा ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सीधा सीधा हिसाब है। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, इसका मतलब समझिए, जो आपके भीतर से, जिनका प्रयोग आपके भीतर से हो। जैसे अंतस्थ का मतलब या अंदर से, रा, ला, जो अंदर से ध्वनि आ रही है, या अलावा उष्म, यानी जिसके बोलने से थोड़ी उष्मा जनित बात आए। जैसे सो, संघर्ष हो रहा है, जीभ सट रही है। स, खस, ये खट्टी ये थुरवा खट्टी खा को भी स ही बोलते हैं, सा सा सा, सो, ह, उच्चारण में आप ध्यान देखें, उष्मा, तो उष्म व्यंजन इनको कहा जाता है, आप ऐसे याद रखें। और संयुक्त व्यंजन जो दो के मिक्स से हैं, जैसे छ, छ इसमें मिक्स है, त्र, त और र में मिक्स है, ग्य, ग, या मिक्स है, स्र, स और र मिक्स है, तो इसको क्या बोलेंगे, दो चीज मिक्स होने की वजह से बस संयुक्त व्यंजन। अब आता है जो वाक्य की व्यवस्था में, इसमें हम स्वर पढ़े, इस स्वर में जो मात्राएं हैं उस पर ध्यान दीजिए। स्वर और मात्रा, इसमें आ का अपना कोई मात्रा नहीं है। ओ, आ, एक जो बड़ा मात्रा आ ध्वनि बड़ी आ रही है, ध्वनि सार्थक ध्वनि में बात कर रहा हूँ, बड़ा अब बड़ी मात्रा गई, फिर छोटी मात्रा, बाकी सब आप क्लियर मात्रा देख लें केवल बस एक बार। अब कोई चीज जो शब्द हम देखते हैं कि शब्दों में त्रुटि कहाँ है, तो हमको यहाँ ध्यान देना चाहिए। क सिर्फ क नहीं है, का को ऐसे बोलते हैं, को का पूरा रूप से कब बना है, उसी में आ ये छिपा है, ये समझाने के लिए कि कोई मात्रा शब्द में कैसे सम्मिलित है, ये बताने के लिए उसको हलंत लगा देते हैं और उसका मूल स्वरूप प्रकट होता है। क छोटा शब्द, उसमें आ जुड़ा तो का हुआ, तब का हुआ, यानी का में अ छिपा है। का में बड़ा तो कड़ा, बड़ा। इसी प्रकार ये सारे एग्जाम्पल, का उ कु ये कै, का उ कु, क ए कै। स्वरों के वेद में छोटा और बड़ा स्वर, ये तो आप वैसे भी जानते हैं। लेकिन इसमें एक शब्द आता है, अक्सर आप चांद बिंदी बिंदी में गलती करते हैं, तो उसके लिए याद रखें, ये जो मैंने हेडिंग लगाई है, अनुनासिक उच्चारण, इसको ध्यान दीजिए, ये बहुत बार प्रयोग आएगा।
सभी स्वरों का अनुनासिक उच्चारण भी होता है। जैसे आ जैसे शब्द आया तो देखिए चांद बिंदी लग गई, चांद बिंदी, चांद बिंदी, चांद बिंदी, चांद बिंदी, ए ओ, मतलब जहां ए ओ ई ये शब्द आता है, ध्वनि उत्पन्न होती है, तो वहां उसको क्या बोलते हैं? अनुनासिक। अनुनासिक को चांद बिंदी के स्थान पर और अनुस्वार को ऐसे पड़ी पाई और विद्धि जो अंग होता है, जैसे चंद्रमा, तो उसमें क्या होगा? अनुस्वार होगा। ये ध्यान देना, हम अंतर कर रहे हैं अनुनासिक और अनुस्वार में, ठीक है। तो ये बिंदु जो पटी पाई के ऊपर बिंदु है उसको अनुस्वार दिमाग में बैठा लीजिए, और जो चांद बिंदी है उसे अनुनासिक शब्द से संबोधित किया जाता है। फिर रही व्यंजन की बात। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का प्रवाह एक कर रुक कर या घर्षण के साथ निकलता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन का उच्चारण सदा स्वर की सहायता से होता है, ठीक। तो इस पर व्यंजन के ऊपर हम कल ब्रीफ करेंगे। आज केवल एक प्रारंभिक क्लास हमने लिया कि स्वर को, आप वर्ण को, भाषा को कैसे देखते रहे हैं, उस पर थोड़ा गंभीर दृष्टि से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसे किसी भाषा को समझने के लिए, हिंदी भाषा को समझने के लिए, ऐसे नहीं कि दाएं से आप सीधे आ गए वाक्य शुद्धि पढ़ रहे हैं, उसका ग्रामेटिकल आधार भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, व्यंजन की क्लास कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। सत्यमेव जयते।